हाई गाइस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल दीपक यादव एजुकेशन। तो स्वागत है आपका एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियो में। तो कई सारे लोग यहाँ पे लगातार पिछले कुछ दिनों से कमेंट्स कर रहे थे, पर्सनल मैसेजेस उन्होंने बहुत सारे किए हैं टेलीग्राम पर कि सर शाम वाला वीडियो हम मिस कर रहे हैं, शाम वाले वीडियो को वापस से लेकर आइए। देखो, शाम वाला वीडियो मैंने बंद नहीं किया था, बीच में बहुत ज़्यादा टाइम इशू हो रहा था, मॉर्निंग वाले वीडियो को मैनेज करने में थोड़ा दिक्कत भी हो रहा था। लेकिन जो यहाँ पे शाम के कई सारे आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट हुआ करते थे वो मैं मॉर्निंग वाले वीडियो के अंदर में ला रहा था। जैसा आपने परसों का वीडियो देखा होगा, उससे पहले का वीडियो देखा होगा, तो बहुत सारे आर्टिकल डिस्कस हो रहे थे। नाउ फाइनली वापस से दोस्तों यहाँ पे हम अपने दोनों वीडियोस को सेपरेट कर चुके हैं, मतलब पहले से ही चल रहा है, कुछ वापस से नहीं किया जा रहा है। तो शाम वाले वीडियो का इंतजार था, शुरू हो गया है आज से ये वापस से लेक्चर। मॉर्निंग में हम डेली बेसिस पे 8 से 9 के बीच में मिलेंगे और शाम को भी 8 से 8:30 के बीच में डेली बेसिस पे आपकी और मेरी मुलाकात होगी इसी चैनल पर। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जहां पे करंट अफेयर्स को पूछा जाता है, स्पेशली जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये दोनों वीडियोज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं हर एक चीज़ को कवर करने वाला हूँ। मॉर्निंग में आपका द हिंदू का पूरा जो न्यूज़पेपर है वो कवर हो जाता है, प्रॉपर नोट्स भी बनवाता हूँ आपको साथ ही साथ में। लेकिन केवल न्यूज़पेपर से काम नहीं चलेगा दोस्त, उसके साथ साथ आपको बाकी सारे जो डिफरेंट सोर्सेज बचे हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम का टारगेट है करंट अफेयर्स, नॉट द पर्टिकुलर न्यूज़पेपर। तो हमारा इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइव मिनट, बहुत सारे यहाँ पे सोर्सेज जो बच जाते हैं यार, वो हम यहाँ पे कंपाइल करके इस वाले वीडियो में डिस्कस करते हैं। आपको मज़ा आएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट तरीके से या सटीक तरीके से आप कह सकते हैं, जितना आर्टिकल में है जो एग्जाम में पूछा जाएगा उतना ही सटीक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। कम समय में ज़्यादा न्यूज़ आर्टिकल का कवरेज इस वीडियो में आपको मिलेगा। बाकी एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी दे देता हूँ, अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, यहाँ से आप सभी लेक्चर्स के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। बाकी यार पिछले कुछ दिनों से ना जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं, मैं मैनेज ही नहीं कर पा रहा था दो वीडियोज़ भी, तो हो सकता है साउंड वगैरह में थोड़ा दिक्कत आए, लेकिन कोई बात नहीं, शुरू हो चुका है, मामला तो रुकेगा नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ में। यहाँ पे बात हो रही है कतकरी ट्राइब के बारे में, एक ट्राइबल कम्युनिटी जो इम्पॉर्टेंट है, और ये टॉपिक जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा काम का हमको देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटीज़ को लेकर पास्ट ईयर्स में इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे यहाँ पर ओंगे ट्राइब हो गया है ना, शोम्पन ट्राइब हो गया, याद आ रहा होगा थोड़े दिनों पहले हमने कवर किया था, तो एक रेलिवेंट टॉपिक है। लेकिन सवाल यह है कि हम इन ट्राइबल कम्युनिटी को क्यों डिस्कस करें, आखिरकार करंट अफेयर में कोई मामला है क्या? तो हाँ, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जो खबर आप ऊपर देख पाओगे, ये जो ब्लू पोर्शन में है ये आपकी न्यूज़ रहेगी कि हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। फिर बाकी का पार्ट आपका जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो रहेगा। तो खबर यह है, 550 से ज़्यादा लोग जो इसी कतकरी ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हाल ही में उनको कास्ट सर्टिफिकेट दिया गया एक स्पेशल सेरेमनी के दौरान जो पुणे में चल रही थी। इस वजह से यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस ने इस आर्टिकल को कवर कर दिया। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि सिलेबस का हिस्सा है, हमारे करंट अफेयर भी हो गया, स्टैटिक पोर्शन भी हो गया। तो कतकरी ट्राइब के कम्युनिटी के बारे में आइए बात करते हैं। ये ट्राइबल कम्युनिटी खासकर महाराष्ट्र के अंदर में रहते हैं। महाराष्ट्र में कहाँ पे दोस्तों? पुणे, रायगढ़, थाने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में, और गुजरात के भी कुछ हिस्सों में यहाँ पे ये कम्युनिटी रहती हैं। तो ये दोनों जो लोकेशन है वो ध्यान रखिएगा। अब लोकेशन ध्यान रखो या ना रखो, जो बात ध्यान रखने वाली है वो ये है कि हमारे देश में जो टोटल 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स जो बहुत ही ज़्यादा खतरे में हैं, इनकी पॉपुलेशन लगातार कम हो रही है, इनको बहुत सारी समस्याएं फेस करने को मिल रही हैं, है ना, और इनकी प्रोटेक्शन के लिए कई सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने चलाई है। पीएम मोदी ने रिसेंटली एक स्कीम भी शुरू की है, याद होगा। तो उन 75 पीवीटीजी में से एक पर्टिकुलर ग्रुप आपका कतकरी भी देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा। तो हमारे देश में जो 75 पीवीटीजीज हैं उनमें से एक ये कटकरी ट्राइब भी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन तो आपको दिमाग में बैठा लेनी है दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है आपसे एग्जाम में, क्योंकि ऐसे सवाल भी बने हैं, है ना। इरूलर ट्राइब याद होगा, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है या नहीं है, ऐसा सवाल पूछ लिया यूपीएससी ने। चलिए अब दोस्तों कटकरी ट्राइब की जब बात करते हैं तो इतिहास देखें तो इनको जंगलों में रहना पसंद है, जंगलों में यहाँ पर खासकर ये रहे हैं। और सबसे स्पेशल बात, जो कटकरी ट्राइब हैं ये जाने जाते हैं कथोड़ीज के लिए। कथोड़ी क्या होता है? एक बहुत ही ज़्यादा पुराना तरीका जीवन जीने का। अब जीवन जीने के लिए आपको कुछ कमाना पड़ता है,
तो ये लोग कमाते हैं कत्था बना के, कत्था जिसको हम लोग कटेचू कहते हैं, या एक कह सकते हैं पान में इस्तेमाल होने वाला एक कंपोनेंट है। जब पान वगैरह बनाया जाता है ना, तो इसमें ये आप देख पाएंगे सबसे पहले एक कत्था लगाया जाता है ना, कत्था बोलते हैं इसे। तो वो कत्था को बनाने का जो काम है वो यहाँ पे इन कटकरी ट्राइबल कम्युनिटी का है। ठीक है, तो अब ये कत्था मिलता कहाँ से है? ये मिलता है यहाँ पर एक पेड़ से जिसका साइंटिफिक नेम है एकेशिया कैतेचू। ये बेसिकली पेड़ का नाम है जिसमें से यहाँ पर इसका लिक्विड, इसका सैप यूज़ किया जाता है, उससे कत्था बनता है, कत्था का पान वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। ये बात समझ में आ गई? उसी से यहाँ पर इनका जीवन चल रहा है। अब बात आती है भाषा की दोस्तों, तो ये बाइलिंगुअल है, मतलब कतकरी लैंग्वेज भी यहाँ पर ये बोलते हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर इसमें से मराठी भी बोलते हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पे जो हिंदी भी बोलते हैं। तो जब सब आपस में बात कर रहे होते हैं तो अपनी भाषा कटकरी का इस्तेमाल कर लेते हैं, दूसरों से बात करना है तो मराठी का इस्तेमाल कर लेते हैं। स्पेशली महाराष्ट्र में ही तो हैं आज के समय पर, इनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वहीं पे अभी हम डिस्कस कर रहे थे। और कुछ लोग यहाँ पर इस हिंदी भी जानते हैं। ऑक्यूपेशन की बात करेंगे तो ज़्यादातर आज के समय पर ये एग्रीकल्चरल लेबरर हैं, यानी खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, और जितने भी यहाँ पर खेत में हो रहे प्रोड्यूस सामान हैं उन्हीं को बेचकर इनका जीवन चल रहा है। और केवल खेती बाड़ी ही नहीं, उसके साथ साथ यहाँ पर फिशिंग करना अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, है ना, मछली वगैरह कंज्यूम करते हैं तो यहाँ पर उसको ये पकड़ते भी हैं। कोयला बनाना और उसके बाद ईंटें वगैरह बनाना, ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग करना, ये सारा यहाँ पर इनका आज के समय पर ऑक्यूपेशन है। इतना ही नहीं, इनको सबसे ज़्यादा ज्ञान दोस्तों है अनकल्टिवेटेड फूड्स को लेकर, यानी स्पेशली जो फिश, क्रैब, एनिमल, बर्ड्स, है ना, राइजोम्स, वेजिटेबल, फ्रूट, नट, इसको लेकर बहुत ज़्यादा ज्ञान है। रीज़न, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था स्टार्टिंग में, क्योंकि ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स रहे हैं, लंबे समय से जंगलों में रहे हैं, जंगलों में ही रहते हैं, तो यहाँ पर नॉलेज तो होगी इन सब चीज़ों की, क्योंकि वहीं पर पले बड़े हैं शुरू से ही। इनमें से मैक्सिमम लोग या मेजॉरिटी ऑफ लोग लैंडलेस हैं, उनके पास में कोई अपनी खुद की ज़मीन नहीं है। इस वजह से हमेशा इधर से उधर माइग्रेट करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं, सीज़न के हिसाब से या जहाँ पे रोज़गार मिल जाए वहाँ के हिसाब से। तो यहाँ पे कटकरी ट्राइब के बारे में ये कुछ स्पेशल डिटेल हैं जो मैंने आपके साथ में शेयर की हैं। क्वेश्चन बना अगर एग्जाम में तो इतनी डिटेल में से बनेगा, इससे बाहर से सवाल नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर हमारी जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फुट रॉट डिजीज़ के बारे में, एक बीमारी जो हमारे जानवरों में स्पेशली भेड़, गाय, भैंस, इनमें फैलती है, और नाम से पता चल रहा है फुट रॉट डिजीज़। जो पैर है यहाँ पे दोस्तों वो बीच में से सड़ने लगता है इस वाली बीमारी में। अब ये बड़ी प्रॉब्लम है आज के समय पर, तो ये प्रॉब्लम हो कैसे गई, चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। जब हम लोग बात कर रहे होते हैं फुट रॉट डिजीज़ के बारे में, तो आज के समय पर हम ये डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश से खबर आ रही है कि बहुत सारी जो गोट हैं, बकरियां हैं, भेड़ हैं, उनकी जान जा रही है इसी फुट रॉट डिजीज़ की वजह से। इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो फुट रॉट डिजीज़ क्या है? एक हाईली कॉन्टेगियस डिजीज़, एक ऐसी बीमारी जो बहुत तेज़ी से फैल सकती है इन जानवरों के अंदर में, और सबसे ज़्यादा कॉमन किस में होती है? गाय भैंसों में, भेड़ में, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, है ना। और इसकी वजह से जब जान चली जाती है इन जानवरों की तो बहुत सारा इकोनॉमिक लॉस भी होता है, यानी कि आप कह सकते हैं ऑब्वियस सी बात है, जो यहाँ पे ये प्रोडक्शन कर रहे थे वो सब चीज़ें अब ये प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे इकोनॉमिक लॉस भी देखने को मिला। ये क्लियर हो गया? चलिए अब आगे आते हैं। अब बात आती है यहाँ पे कॉजेटिव एजेंट के बारे में। देखिए ये जो बीमारी है ना पूरी, ये होती किसकी वजह से? एक बैक्टीरिया की वजह से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए क्या ये वायरल डिजीज़ है? तो आपको पता होना चाहिए नहीं, वायरल डिजीज़ वायरस की वजह से होती है, बैक्टीरियल डिजीज़ हमारे बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है डाइकेलोबैक्टर नोडोसस बैक्टीरिया, ये इसका पूरा नाम है, या शॉर्ट फॉर्म में डी नोडोसस के नाम से यहाँ पर हम इसको जान सकते हैं। बाकी इसका ट्रांसमिशन वगैरह कैसे होता है बीमारी का? तो आराम से दोस्तों ये जो बीमारी है वो ट्रांसमिट हो जाती है एक जानवर से दूसरे जानवर के अंदर में। और एक जानवर में ये बीमारी एंटर कैसे करती है? देखो मान लो कोई जानवर है जिसके पैर में चलते चलते कोई घाव हो गया है, चोट लग गई है ना, स्टोन से टकरा गया है, उसके अलावा किसी को और कोई प्रॉब्लम हो गई है, थोड़ा घाव सा हो गया, इंजरी सा हो गई है, तो उस इंजरी के ज़रिए जो बैक्टीरिया है वो बॉडी में एंटर करता है, मतलब पैर वाले हिस्से में एंटर करता है, और उसके बाद यहाँ पर इस पैर को पूरी तरह से सड़ा देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर डेथ भी हो जाती है हमारे जानवरों की। तो इस वजह से यहाँ पर इसका नाम है फुट रॉट। ठीक है, और ये जो बीमारी है दोस्तों सीजनल है, ऐसा नहीं हमेशा देखने को मिलती है, खासकर जो बरसाती सीजन होता है उस समय पर ये देखने को मिलती है। लक्षण क्या है? इसमें बहुत ज़्यादा घाव हो जाता है,
और उसके अलावा प्रोडक्शन का लॉस हुआ जैसे मैंने आपको बताया। और कई बार मामला जब गंभीर हो जाता है ना, तो वो दर्द उस जानवर से नहीं सहा जाता, जिसकी वजह से उस जानवर की मृत्यु हो जाती है। फिर लास्ट में बात आती है ट्रीटमेंट की। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो ट्रीटमेंट में यहाँ पर यही है कि उस एरिया को पूरी तरह से साफ रखना, जो बैक्टीरिया है, क्योंकि वही तो हमें ख़त्म करना है, जो बैक्टीरिया घाव में घुस गया है उसके लिए डिसइंफेक्टेड चीज़ों को यहाँ पर यूज़ करना। और अगर मान लो पहले दिन पे इस बीमारी का पता चल गया है, तो पहले दिन पे अगर आप एक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक का क्या है, एंटीबायोटिक हमारे बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, तो एंटीबायोटिक पहले दिन पे यूज़ कर लेंगे, तो इससे यहाँ पर ये जो बीमारी है इसका खतरा बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इसमें जो रिकवरी है वो जल्द से जल्द 3 से 4 दिन में दिखाई पड़ जाती है, लेकिन आप ध्यान ही नहीं देंगे, बीमारी धीरे धीरे पनपती चली जाएगी और उसके बाद में एक सीवर कंडीशन में वो उस जानवर की जान भी ले सकती है। ठीक, ये क्लियर हो गया दोस्तों अच्छे से। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। बहुत ही ज़्यादा काम का टॉपिक है और यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों मायोपिया के बारे में। एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी आप लिंक कर सकते हैं। तो ये भी इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। न्यूज़ क्या है ये सुनिए। हाल ही में यहाँ पर एक एनालिसिस किया गया है और एक स्टडी आई है। उस स्टडी ने यह बताया कि दुनिया में जो मायोपिया के केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और आने वाले 25 सालों में 740 मिलियन केसेस बढ़ जाएंगे मायोपिया के। 740 मिलियन, ये मिलियंस में नंबर चल रहा है। मायोपिया क्या होता है? इसको हम शॉर्ट फॉर्म में नियर साइटेडनेस बोलते हैं। कहने का मतलब है मायोपिया वाली कंडीशन में हमारी आंखों से संबंधित दिक्कतें शुरू होती हैं। अब नाम से पता चल रहा है नियर साइटेडनेस, यानी पास की चीज़ें तो आराम से दिख जाती हैं, लेकिन दूर की चीज़ें देखने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है हम लोगों को, मतलब उन लोगों को जो मायोपिया से अफेक्टेड होते हैं। तो मायोपिया को हम सीधे अगर हम एक साधारण शब्द का इस्तेमाल करें तो नियर साइटेडनेस इसको बोल दिया जाता है। एक ऐसी आई कंडीशन है जहाँ पर जो दिखना है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लरी सा हो जाता है, आपको सही तरीके से चीज़ें दिखाई नहीं देती। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये फ़ोटो आप देखोगे तो इस फोटो में ये वाला फोटो जिसको दिख रहा है बिल्कुल मतलब क्लियरली दिख रहा होगा, पीछे का हिस्सा भी क्लियर दिख रहा है, आगे भी क्लियर दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे जिसको मायोपिया होता है ना, उस कंडीशन में यहाँ पर आप अगर एक चीज़ देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा ब्लरी नजर आएगा, क्योंकि मायोपिया में मतलब दोनों ही तरीके की यहाँ पर एक समस्या देखने को मिल जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें, एग्जाम्पल लेते हैं, एक इंसान जो नियर साइटेडनेस से पीड़ित है, अब वो यहाँ पे मान लो ट्रैवल कर रहा है, कहीं पर गाड़ी वगैरह चल रहा है, ड्राइविंग कर रहा है, तो ड्राइविंग करते वक्त उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है वो चीज़ें देखने में जो बहुत दूर हैं, थोड़ी सी दूर हैं, वो सही से चीज़ों को नहीं देख पाता। लेकिन घर पे अब मान लो यहाँ पर जो चीज़ें हैं आसपास में रखी हैं उनको आराम से वो देख पाता है। समझ गए? ठीक है, तो उसको यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। मैं बिल्कुल सिंपल कर देता हूँ। हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जब मायोपिया का नियर साइटेडनेस वर्ड मैंने जब पढ़ाया तो मुझे लग रहा है कि मैंने शायद आपको यहाँ पे उल्टा बता दिया है ना? तो मैं आपको क्लियर करके फिर से बता दूँ। नियर साइटेडनेस में ये होता है, एक ऐसी कंडीशन होती है जब आपके पास का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई दे, दूर का ऑब्जेक्ट सही तरीके से ना दिखाई दे। ठीक है, तो ये यहाँ पर होता है। मैंने शायद यहाँ पे उल्टा बोल दिया है। ये फोटो देखा ना तो मेरा थोड़ा सा दिमाग घुमाया, यार मैंने अभी क्या बोल दिया। तो ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे कोई गाड़ी चला रहा है, अब पीछे का ब्लर नज़र आ रहा है और ये हमें पास का दिखाई पड़ रहा है, ये मायोपिया वाली कंडीशन है। लेकिन अगर मान लो किसी का नॉर्मल विजन है, क्लियर विजन, उसको क्लियरली दिखाई पड़ रहा है, तो पीछे भी यहाँ पर ये नॉर्मल विजन है, जहाँ पे पीछे भी सही दिख रहा है, आगे भी सही दिख रहा है। ठीक है, जब पास का दिखाई दे जाए, दूर का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर हो जाए, वो हमारा होता है यहाँ पर मायोपिया। तो ऐसी प्रॉब्लम से कई सारे लोग गुजर रहे हैं और आने वाले समय पर भी बहुत सारे लोग यहाँ पर गुजरने वाले हैं। ये यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर में बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए अगर आपको इंग्लिश में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? कोई पूछे मायोपिया क्या है, तो मायोपिया इज अ कंडीशन इन विच क्लोज ऑब्जेक्ट्स अपीयर क्लियरली बट फार ऑब्जेक्ट्स, जो फार वाले हैं वो यहाँ पे आपको क्लियरली नहीं दिखाई देते। ठीक है, बट फार वन डजंट। अब इस तरीके से यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। उसके बाद अब इतना आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कई सारे सिम्टम्स होते हैं। जैसे अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो गई है तो इससे आंखों में स्ट्रेन, दर्द होने लगता है, सर में दर्द होने लगता है और आंखों में कई सारी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सवाल यह है, अगर किसी को मायोपिया है, पास की चीज़ दिखाई दे रही है, दूर की चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? आप ग्लासेस पहनिए, सिंपल सी बात है। कॉन्टैक्ट लेंसेज का यूज़ किया जाता है, तो यही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। चश्मा लगाइए, स्पेशली बच्चों के अंदर और एडल्ट्स के अंदर में इसी तरीके से ठीक कर सकते हैं। बाकी एक सर्जरी भी ऑप्शन आता है जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव सर्जरी। तो इस सर्जरी के माध्यम से भी मायोपिया ठीक किया जा सकता है, लेकिन एडल्ट्स के अंदर में जो 18+ हैं स्पेशली, उनके अंदर में इसको सही किया जा सकता है ना। बच्चे, बहुत ही कम केसेस में बच्चे को भी ठीक किया जा सकता है, बट वो एक्सेप्शनल केस होते हैं,
और यहाँ पे जिसको भी चश्मा लगता है उसमें जो नंबर बनता है आपने देखा होगा भाई माइनस में बन रहा है चश्मा, तो माइनस वाला जो पावर लेंसेज हैं वो यहाँ पे बनाए जाते हैं ताकि इस तरीके की मायोपिया वाली कंडीशन को एक इंसान के लिए ठीक किया जा सके या वो इंसान सही तरीके से हर एक चीज़ को देख सके। क्लियर? चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल हमारा जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात हो रही है एक डायनासोर के बारे में जिसका नाम है आर्डेटोसॉरस वाइएटर। अब ये चर्चाओं में है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। सबसे पहले हम जान लेते हैं खबर क्या है, हम क्यों इसको डिस्कस कर रहे हैं। जो हमारे पेलियोंटोलॉजिस्ट हैं उन्होंने एक नई स्पीशी खोजी है सॉरोपॉड डायनासोर की। ध्यान रखिए, सॉरोपॉड बेसिकली एक पर्टिकुलर पूरा परिवार है डायनासोर का, जिसकी गर्दन बहुत ज़्यादा लंबी होती है, जैसे आप यहाँ पर देख पाओगे सॉरोपॉड्स हैं। और ऐसे ही यहाँ पर सॉरोपॉड जैसा एक और डायनासोर की प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम है आर्डेटोसॉरस वाइएटर। ठीक है, ध्यान रखिए। अब इसका कुछ मतलब बोन्स वगैरह है जैसे सब जगह पर होता है, उसी के हिसाब से यहाँ पर कुछ डेटा हमारे सामने आया है, यूएसए से डेटा आया है, इस वजह से ये चर्चाओं में है। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन बन सकता है आपसे वो आर्डेटोसॉरस वाइएटर को लेकर बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे डायनासोर की नई प्रजाति है जो रिसेंटली डिस्कवर की गई है। और इस प्रजाति के ऊपर जब स्टडी की गई तो उस स्टडी करने के बाद में पता ये चला कि ये प्रजाति आज से लगभग 150 मिलियन साल पहले जीवित रहा करती होगी। यानी कि हमारा जो जुरासिक पीरियड है स्पेशली उसकी हम बात कर रहे हैं। आपको पता है ना कि जो हमारी पृथ्वी बनी वो आज से लगभग 4.6 बिलियन साल पहले पृथ्वी बनकर आई। पृथ्वी बनी उसके बाद कई सारे पीरियड्स यहाँ पर स्टार्ट हो गए और उनको अलग अलग नाम से हम जानते हैं, है ना। ये यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो यहीं पर हम लोग बात करते हैं एक मीसोजोइक एरा के अंदर में ट्राइसिक पीरियड है, जुरासिक पीरियड है, क्रिटेशियस पीरियड है। तो हम अभी बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम बात कर रहे हैं अभी जुरासिक एपोक के बारे में। तो आज से लगभग 150 मिलियन साल पहले तो इस तरीके से यहाँ पर इसी टाइम पीरियड की बात हो रही है। इस पर्टिकुलर समय पर ये जो हमारे आर्डेटोसॉरस वाइएटर है ये देखने को मिला करते थे। और ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो यहाँ पर आर्डेटोसॉरस वाइयापॉड जो ये नया वाइटर ये देखने को मिला है, नया डायनासोर की स्पीशी मिली है, ये एक प्रकार का डिप्लोडोसिड है, एक परिवार जो कि सॉरोपॉड डायनासोर का होता है। तो उस पर्टिकुलर फैमिली से यहाँ पर बिलोंग करता है। बताया जाता है कि इनका जो साइज है वो इतना ज़्यादा बड़ा हुआ करता था, इवन इतने लंबे हुआ करते थे कि पूरे प्लानिट पे सबसे लंबे क्रीचर्स हुआ करते थे। कुछ इस तरीके के यहाँ पर कुछ फोटोज़ वगैरह आपको देखने को मिलेंगे सॉरोपॉड्स के। स्पेशली इनकी जो नेक है, जो गर्दन है, वो सबसे ज़्यादा लंबी होती थी। गर्दन और पूंछ ये दोनों ही बहुत लंबा हुआ करता था, बीच का शरीर फिर भी छोटा है। यही सॉरोपॉड की एक मेन पहचान है। क्या है सॉरोपॉड, अभी यही डिस्कस कर रहे थे, आइए मैं आपको फटाफट पढ़ा देता हूँ। सॉरोपॉड वो डायनासोर है जहाँ पे आप देख पाएंगे मतलब कि बहुत लंबे समय तक ये एग्जिस्ट करे। इतिहास ये बताता है, कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि भाई मिनिमम 135 मिलियन सालों तक सॉरोपॉड रहे। यानी जो जुरासिक पीरियड शुरू हुआ 201 मिलियन साल पहले, उसके बाद क्रिटेशियस पीरियड का अंत हो गया 66 मिलियन ईयर्स पहले। तो इस पूरे के पूरे टाइम पीरियड में ये सॉरोपॉड रहा करते थे। सॉरोपॉड बहुत ही ज़्यादा हेवी आपको डायनासोर देखने को मिलेंगे, हर एक कॉन्टिनेंट में पाए गए एंटार्क्टिका को छोड़कर, क्योंकि एंटार्क्टिका अलग है तो उस कॉन्टिनेंट को छोड़कर सभी जगह पर सॉरोपॉड देखने को मिले। आप सॉरोपॉड की पहचान कैसे कर सकते हैं, आराम से। जैसे हमने देखा इसकी लंबी गर्दन होती है, पूंछ बहुत लंबी होती है, तो ये यहाँ पे आपके सॉरोपॉड्स है जिसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया था। साइज एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा बिग होता है और बोला जाता है ये मोस्ट रिकग्नाइजेबल सॉरोपॉड फैमिली जो है, मतलब कि एक परिवार जिस परिवार का नाम है डिप्लोडोकैडे, इस फैमिली से बिलोंग करने वाला यहाँ पर ये एक प्रजाति देखने को मिलेगी। तो ये जो सॉरोपॉड्स होते हैं ये कैसे होते हैं, इनका फीचर क्या होता है वो हमने समझ लिया। अब ये जो फैमिली है इनकी, ये फैमिली सबसे ज़्यादा नॉर्थ, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका वाले रीजन की साइड में सबसे ज़्यादा देखने को मिली है। तो ये बेसिक फैक्ट्स यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं अपने प्रीलिम्स के लिए। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल हमारा जीएस पेपर नंबर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात हो रही है हम सफ़र पॉलिसी के बारे में, एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी जो रिसेंटली काफ़ी खबरों में आई हुई है। चलिए मैं आपको इसके बारे में डिटेल से विस्तार से बताता हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। सबसे पहले अपना न्यूज़, अपना खबर क्या है। देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि जो हमारे हाईवेज़ वगैरह हैं, हाईवे के आसपास यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना, है ना। लोग जा रहे हैं, उनको तेल भरवाना है पेट्रोल पंप पे, तो पेट्रोल पंप पे लोगों के रुकने के लिए फैसिलिटी हो, हर एक फैसिलिटी हो। कोई छोटा बच्चा है किसी के साथ में, उसको संभालने में दिक्कत होती है तो थोड़ा रेस्ट करने की फैसिलिटी वगैरह हो। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लॉन्च की जा रही है हमसफ़र पॉलिसी के तहत। और ये काम दोस्तों हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने यहाँ पर किया है। और ये पॉलिसी जो रिसेंटली लॉन्च हुई है ना, इस पॉलिसी में क्या क्या ध्यान रखा गया है, आइए पहले हम ये डिस्कस करते हैं।
ये पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड इनिशिएटिव होने वाला है, जहाँ पे मेन पर्पस है हमारे भारत के नेशनल हाईवेज पर एक अच्छी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवाना। इस पॉलिसी का मेन पर्पस है कि जो हमारे हाईवेज हैं वहाँ पे लोगों का जो सफ़र है, जो लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, उनके सफ़र को आसान कर देना, लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड करवाना। समझ गए? जगह जगह के हर एक लोकेशन पर प्रॉपर तरीके से हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना। इस पॉलिसी के अंदर मेन पर्पस है भाई लोग रुक कर आराम कर सकें, तो रेस्ट स्टॉप्स होने चाहिए। कुछ ज़रूरतमंद जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, क्लीन वॉशरूम, फूड कोर्ट, पार्किंग स्पेस, ये सब चीज़ें होनी चाहिए हमारे हाईवेज़ के आसपास, ताकि लोग जब चाहें आराम से रुक सकें, रेस्ट कर सकें। अभी क्या होता है, लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना है, बीच में कोई किसी के पास में छोटा बच्चा है तो बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। तो कुछ डेडिकेटेड रूम्स भी होने वाले हैं छोटे बच्चे के केयर के लिए, है ना। उसके अलावा कुछ और एसेंशियल आइटम्स वहाँ पे होंगे। फैमिली कोई ट्रैवल कर रही है उनके लिए अलग सुविधाएं यहाँ पर दी जाएंगी। तो ये सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है। प्रॉपर स्पेसेस प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। जो जगह होंगी उनमें मान लो फ्यूल स्टेशंस होंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशंस होंगे, आपका कन्वीनियंस स्टोर हो जाएगा, रोड साइड हर एक प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी, जहाँ पे आप अपना लंबा डिस्टेंस हाईवे के माध्यम से कर सकते हैं, आपको थकान नहीं होगी और रोड की सेफ्टी भी मेंटेन रहेगी। ये मेन पर्पज़ है। प्लस फ्यूल स्टेशंस पर जितने भी यहाँ पे फ्यूल स्टेशन रहेंगे वहाँ पे हमारे रेस्ट रूम प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ट्रक ड्राइवर्स के लिए, ट्रैवलर्स के लिए। हर एक व्यक्ति का यहाँ पे ध्यान रखा है। कोई व्यक्ति है ना, जो स्पेशली एबल्ड है, यानी व्हील चेयर का यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए भी कुछ प्रोविजंस वगैरह मेंशन कर रखे हैं, उनके लिए अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रखा है। इस इनिशिएटिव का मेन पर्पज़ क्या है? इसका मेन पर्पज़ यहाँ पर है कि हम अपनी ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें। यहाँ पे जितनी फैसिलिटीज़ होंगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा या जितनी भी चीज़ें, जो भी एनर्जी जनरेट होगी वो सोलर पावर से जनरेट होगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं हम। तो इंडिया के जो एनवायरमेंटल गोल्स हैं उसको भी यहाँ पर हम अचीव कर रहे होंगे। तो हम सफ़र पॉलिसी ध्यान रखिए, स्पेशली सफ़र जो कर रहा है हमारे हाईवेज़ के ऊपर में, उनको अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए ही हम सफ़र पॉलिसी लेकर आई गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे आते हैं। अगला एक और बहुत ही ज़्यादा काम का और ज़बरदस्त न्यूज़ टॉपिक, और जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से आप इसको अगेन लिंक कर सकते हैं। क्या बात हो रही है? रेड पांडा के बारे में डिस्कशन हो रहा है दोस्तों। बहुत कम डिस्कस करते हैं, कई सारे एग्जामिनेशन में मैं बताऊंगा, एसएससी वगैरह में भी यहाँ पर रेड पांडा को लेकर सवाल बन चुका है। अब ये रेड पांडा जो अभी खबरों में आया है ना, ये खबर बहुत ठोस है, सॉलिड है। इस वजह से यहाँ पर क्वेश्चन आने वाले समय पर भी बन सकता है। एग्जैक्टली हुआ क्या है समझिए। तो न्यूज़ यहाँ पर यह है कि जो रेड पांडा प्रोग्राम है दार्जिलिंग के अंदर में, दार्जिलिंग में एक पार्क है जिसका नाम है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। तो वहाँ पे एक प्रोग्राम चलता है रेड पांडा प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को सेलेक्ट किया गया है वज़ा के थ्रू। वज़ा के बारे में मैंने आपको द हिंदू वीडियो में परसों पढ़ाया था ना। तो हमारा वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम कंजर्वेशन अवार्ड 2024 के लिए, इस अवार्ड के लिए चुना गया है, इसको सेलेक्ट किया गया है स्पेशली रेड पांडा प्रोग्राम की वजह से। इस वजह से रेड पांडा यहाँ पे चर्चाओं में है। तो रेड पांडा की बात करते हैं तो ऐसा दिखाई देता है यहाँ पर। ये क्यूट सा पांडा है, एक हर्बीवोरस स्पीशी है ना, यानी कि इनको घास वास ज़्यादा पसंद है, उसी को यहाँ पे ज़्यादातर ये कंज्यूम करते हैं। और आर्बोरियल एनिमल है। मैंने आपको पहले बताया आर्बोरियल एनिमल कौन सा होता है, जो यहाँ पर स्पेशली ज़्यादातर पेड़ पर ही रहता है, जिसका एक स्पेशल कनेक्शन ट्री के साथ में होता है। और ये स्पीशी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे एनवायरमेंट के अंदर जो चेंज हो रहा है उसको अच्छे से ये दिखा सकती है, दर्शा सकती है। कैसे, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। जब हम रेड पांडा को देखते हैं दोस्तों, तो इस पांडा की जो टेल है, जो पूंछ है, वो काफ़ी लंबी होती है ना। उसके अलावा यहाँ पे टेल के साथ साथ यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो इसका जो पूंछ है ना, ये ऐसे उपयोग करता है उसका, अपने आप को लपेट भी लेता है उस पूंछ के अंदर में, ताकि सर्दी वगैरह से अपने आप को बचा सके, अपने आप को गर्म रख सके। तो ये इसके अंदर एक एबिलिटी है। अपीयरेंस की देखेंगे तो वैसे एक बिल्ली की तरह यहाँ पर देखने में लगता है रेड पांडा। रेड पांडा फेमस है अपने क्यूट से फेस के लिए, जैसे मैंने आपको बताया है ना। अपने आप को कैसे डिफेंड करता है उसके लिए भी फेमस है। नाउ अब रेड पांडा पाए कहाँ पे जाते हैं, आइए चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रेड पांडा आज के समय पर भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार और नेपाल के अंदर में आपको देखने को मिलेंगे। और ऑलमोस्ट 50% इनका जो हैबिटेट है दोस्तों, वो ईस्टर्न हिमालयाज में है। इसी रीजन में सबसे ज़्यादा रेड पांडाज आपको यहाँ पे नजर आएंगे। अब बात आती है यहाँ पे कंजर्वेशन स्टेटस की। हमने रेड पांडा को किस तरीके से प्रोटेक्शन दी है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। IUCN के अंदर में रेड पांडा को एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है। एंडेंजर्ड कैटेगरी में मतलब ये जो स्पीशी है दोस्तों, ये अभी के समय पर खतरे में है। इसको एक हाई प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, सुरक्षा की ज़रूरत है, अगर हमें इनकी प्रजाति को बचाना है। सुरक्षा नहीं देंगे तो आने वाले समय पर इनकी पॉपुलेशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और साइट्स के अंदर में रेड पांडा को अपेंडिक्स 1 में कवर किया गया है, यानी कि जब बात आती है व्यापार की, ट्रेड की,
तो इंटरनेशनल ट्रेड आप इस रेड पांडा का नहीं कर सकते, उस पर कई सारे प्रकार के रिस्ट्रिक्शन और पेनल्टीज आपको नजर आएंगी। फिर बात आती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की। तो इस पर्टिकुलर एक्ट में इस रेड पांडा को शेड्यूल 1 में कवर किया गया है। शेड्यूल 1 में कवर करने का मतलब है आप इसका शिकार नहीं कर सकते, हंटिंग नहीं कर सकते। अगर हंटिंग वगैरह करते हैं तो हाई पेनल्टीज आपके ऊपर में चार्ज की जाएंगी, प्रॉपर पनिशमेंट दी जाएगी किसी को भी अगर उसकी हंटिंग करता है तो। बाकी बात आती है थ्रेट की, यानी कि खतरे की। तो दोस्तों यहाँ पे रेड पांडा को इतना बड़ा खतरा क्या है कि हमने इतनी सारी प्रोटेक्शन दी है। खतरा यह है क्योंकि ये आर्बोरियल एनिमल हैं जो सीधा सीधा पेड़ पे ही रहते हैं, मैंने आपको बताया था पहले ही। तो ट्री के साथ में इनका एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, लेकिन लगातार जो पेड़ हैं उनकी कटाइयाँ हो रही हैं, है ना। जहाँ पे रहते हैं वो इनके घर खत्म होते चले जा रहे हैं, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट 50% जो रेड पांडा का हैबिटेट है वो लगातार खत्म हो रहा है, लगातार पेड़ काट रहे हैं। ये कहाँ रहेंगे फिर? तो पांडा की पॉपुलेशन इस वजह से लगातार डिक्लाइन होती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो आज के समय पर ये चर्चाओं में है, तो इसके बारे में बेसिक फैक्ट ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आते हैं एक बहुत ही ज़्यादा काम की आर्टिकल की तरफ। हमने देखा हमारा जो आज का थंबनेल है उस पर ल्यूपेक्स मिशन के बारे में लिखा हुआ है। भारत और जापान मिलकर चांद पर एक बार फिर से उतरेंगे। इसको कहीं कहीं पर चंद्रयान 4 का नाम भी दिया गया, लेकिन वैसे इस मिशन का नाम ल्यूपेक्स मिशन है। ये ल्यूपेक्स मिशन क्या है, कैसे काम करेगा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जापान हमारी क्या हेल्प करने वाला है, आइए मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। सबसे पहले अगेन खबर क्या है, न्यूज़ क्या है वो जान लेते हैं। हाल ही में जो हमारा नेशनल स्पेस कमीशन है भारत का, एक स्पेस के मामले में इंपॉर्टेंट बॉडी है इंडिया की है, इन्होंने अभी 5वां ल्यूनार मिशन को क्लियरेंस दे दिया है या अप्रूवल दे दिया है, हम ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि सीधा सीधा वर्ड यूज हो रहा है ल्यूनार मिशन, यानी कि हमारे चंद्रमा यानी कि मून से ये कनेक्टेड है। ये मिशन सीधा चांद पे जाएगा और चांद पे जाके क्या करेगा, तो वहां पे जाके एक्सप्लोरेशन करने वाला है। तो ल्यूपेक्स मिशन क्या है? ल्यूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, जहां पे हम चांद पे जाके चांद को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बारे में नई जानकारी निकालेंगे। लेकिन मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि ये जो मिशन है दोस्तों, ये अकेला भारत नहीं कर रहा है। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जो साथ में मिलकर काम कर रही हैं। ये कोलैबोरेटिव अप्रोच है, ध्यान रखिए। तो कोलैबोरेटिव मिशन में एक तरफ यहाँ पे भारत का हो गया इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी तरफ जापान है दोस्तों, जापान की स्पेस एजेंसी। जापान की स्पेस एजेंसी कौन सी है? इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में जाक्सा, और फुल फॉर्म में क्या बोलेंगे? जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो इसरो और जाक्सा ये दोनों मिलकर आपस में कोलैबोरेट करके इस ल्यूपेक्स मिशन को कर रहे हैं लॉन्च, इसकी तैयारी चल रही है। नाउ सवाल नंबर 1 कि सर ये ल्यूपेक्स मिशन समझ में आ गया, चांद पर जाने वाला है, चांद को एक्सप्लोर करने वाला है, लेकिन ये करेगा क्या वहां पे? चांद को एक्सप्लोर करने में भी क्या खोजेगा? तो दोस्तों पहली बात, जब ये चांद पे जाएगा तो चांद के साउथ पोल पर निचले वाले हिस्से को यहां पर ये एक्सप्लोर करने वाला है, ध्यान रखिए। और चांद के साउथ पोल पर जो पानी है, पानी का प्रेजेंस है ऐसा बताया जा रहा है, तो उस वाटर को इन्वेस्टिगेट करेगा। दूसरे और एलिमेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने का इसका मेन पर्पज है। तो इस ल्यूपेक्स मिशन का प्रॉपर तरीके से जो मेन मकसद है वो क्या है कि भाई हमारे चांद के सरफेस को एक्सप्लोर करना नई नई टेक्नोलॉजीज के माध्यम से। और यहाँ पे ध्यान रखना है इस बात को, लैंडर और रोवर दोनों ही चीज़ें दोस्तों जाने वाली हैं। कहने का मतलब है जैसे हमने चंद्रयान अभी 3 में भी लैंडर रोवर भेजा, लैंडर जाके चांद पर उतरेगा और इसमें से रोवर निकलेगा जिसमें पहिए लगे हैं, वो चांद पर घूमेगा। तो यहाँ पर भी हम ल्यूपेक्स मिशन भी ये काम करने वाले हैं। लेकिन जो हमने चंद्रयान 3 भी भेजा उसमें हमने वाटर का कोई जिक्र नहीं किया था। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई ये रोवर उतरेगा, ये रोवर गड्ढा करेगा, ड्रिलिंग करेगा चांद पे, और ड्रिलिंग करने के बाद में खूब अच्छे से उस एरिया को एक्सप्लोर करने वाला है। समझ गए? तो जाक्सा का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होने वाला है कि वो यहाँ पे हमारा रोवर चलाएगा। मतलब जो जापान है, जापान की स्पेस एजेंसी है, वो यहाँ पे क्या योगदान दे रही है इस मिशन में? जापान हमारा रोवर चलाएगा, यानी कि ये जो रोवर है ये जापान देने वाला है, और लैंडर जो है दोस्तों वो इंडिया ऑपरेट करेगा। इसरो का मेन काम है कि वो यहाँ पर इसको डेवलप करेगा, ऑपरेट करेगा लैंडर को। लैंडर हमारा है काम है कि हम ले जाएं चांद पे उतारें, रोवर जापान देगा। तो दोनों मिलकर यहाँ पर कोलैबोरेटिव वे में ये काम कर रहे हैं। और रोवर इस तरीके से बनाया जाएगा कि रोवर दोस्तों चांद पे काफ़ी सारी चीज़ें खोजने का काम करेगा। इवन यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है, जैसे मैंने बोला चांद पे ड्रिलिंग करेगा, एक गड्ढा खोदेगा, गड्ढा खोदने के बाद में जो मिट्टी का सैंपल वगैरह है वो भी कलेक्ट करेगा। तो प्लान तो हमारा यह है कि सैंपल्स को बहुत डिटेल से कलेक्ट किया जाए, उसको बहुत डिटेल से ऑब्जर्व किया जाए इस रोवर के माध्यम से। और इस वजह से रोवर के अंदर में कई सारे प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी यहाँ पे लगाए जाएंगे। अब इंस्ट्रूमेंट जैसे कि
बहुत सारे इक्विपमेंट होंगे। उस रोवर का काम ये है ना कि वाटर कंटेंट का पता लगाएगा। तो चांद पे वाटर कितना ज़्यादा प्रेजेंट है उसको मेजर करना, ड्रिलिंग करना, सैंपल इकट्ठा करना, उसके लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो सब इसके ऊपर हम लगाने वाले हैं। फिर एट द लास्ट दोस्तों यहाँ पे बताया जाता है कि जो ये रोवर है ना, ये केवल इसरो और जापान की इस स्पेस एजेंसी के इंस्ट्रूमेंट्स को ही लेकर नहीं जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे यूएस की स्पेस एजेंसी जो नासा है वो भी अपने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भेजेगी, और यूरोप की जो स्पेस एजेंसी है ईएसए, वो भी अपने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भेजने वाली है। तो इनके भी यंत्र लेकर हम जाने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, और ले जाके यहाँ पे इसको भी अंतरिक्ष में लॉन्च करेंगे। तो जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत रिलेवेंट टॉपिक था ये। तो आई होप दोस्तों आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, और आपने देखा कितने थोड़े से समय में हमने लगातार इतने सारे न्यूज़ आर्टिकल्स को बेहतरीन तरीके से कवर कर लिया। तो दोस्तों सेशन में मज़ा आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना जिन लोगों ने नहीं किया है। हमारा 6 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट है जिसको आप सभी लोग मिलकर अचीव कर सकते हैं। बाकी कल मॉर्निंग में मिलेंगे हम 8 से 9 के बीच में अपने द हिंदू न्यूज़पेपर के वीडियो के साथ में, डिस्कशन के साथ में। और आप लोगों को मैं याद दिला दूं एक बात और, कि जो ये क्वेश्चन है आज मैंने नहीं लगाए इस आर्टिकल के बेसिस पे, आज हमने शुरुआत की है। कल से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, क्विज वगैरह भी मिलेगा। तो द हिंदू के वीडियो में तो आजकल क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, यहाँ पर भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो हाथों हाथ आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी, करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका टेस्ट भी होता रहेगा। ठीक है, बाकी शुरू हो चुका है वीडियो, तो सुबह शाम दोनों टाइम 2 खुराक आपको लेनी है इस चैनल से, और उसमें आपके करंट अफेयर्स की एक प्रॉपर हेल्प करने की मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो में कुछ कंटेंट और भी इंक्लूड करूंगा जो आपको यहाँ पर एग्जाम में हेल्प करेगा। हाँ, जो हेल्प करेगा स्पेशली वही कंटेंट। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।